उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक इलाका लगता है अहरोबा भवानी। दरअसल यहाँ पर चंदन नाम का एक लड़का जो एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके हाथ में पिस्टल थी। सामने जो भी उसे दिखाई दे रहा था वो एक के बाद एक अपनी पिस्टल से गोलियां चला रहा था। सामने एक सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो मास्टर जी होते हैं, उनको गोली लगती है 3 और सामने उनकी पत्नी खड़ी थी। पत्नी को वो 2 गोलियां मारता है। इसी बीच में एक 1.5 साल की बच्ची पास में खड़ी थी। घर के आंगन का ये वाक्य है। उस लड़की को भी गोली मार देता है। लेकिन इसी बीच में जो उनकी बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 6 या 7 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वो यहाँ से भागती है। अभी सीढ़ियों के पास ही वो पहुँची थी कि एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वो भी वहाँ पर मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलाई जाती है। इसी बीच में जब वो देख लेता है, इत्मीनान कर लेता है कि सब मर चुके हैं, तब वो एक और गोली चलाता है और जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो वो गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक गोली और चला पाता। इसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। क्या कसूर था उन छोटे छोटे बच्चों का कि उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार डाला। और हर कोई इन सवालों के जवाब जानने के तलाश में जुटा है। अब पक्ष हो या फिर विपक्ष, सोशल मीडिया हो या फिर अखबार या टेलीविज़न, हर जगह जहां देखो तहां चंदन वर्मा का नाम लोग ले रहे हैं। चंदन वर्मा को ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार एसटीएफ को वो फिर मिल जाता है। लेकिन एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था, यानी कि गोलियां चलाई गई थी। अब उस पिस्टल को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी दरोगा की एक कोई पिस्टल छीनता है और जैसे ही पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था, गोली चला रहा था, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और फिर गोली चला देती है और चंदन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा तो सलाखे के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। आज की इस कहानी के माध्यम से इस छोटी हुई कड़ियाँ जो इस कहानी की थी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है अम्बेगढ़ नगर की पांडा से। साल 1990 की ये बात है। मायाराम वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसके 8 भाई और होते हैं और वो अपना इस अंडा को छोड़ करके वो सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली तेलिया घाट मोहल्ले में। वहीं पर वो रहने लगता है। जो भी कुछ काम धाम होता था वो अपना काम करता था, वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मायाराम जब साल 2010 आता है तो अपने परिवार को लेकर के वो सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर के पूरी तरह से वो बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अभी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है और उसका जो लड़का होता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019-20 का जब समय आता है तो वो अपने घर यानी कि रायबरेली से वो वापस आ जाता है और यहाँ आकर के वो एक मटिया एक जगह लगती है, मटिया में वो रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया कोट लगता है जो रायबरेली में ही होता है। वहाँ पर उसके चाचा रहते हैं। वो कभी कभार अपने चाचा से मिलने के लिए चला जाया करता था, आता था जाता था। साथ ही उसका एक काम था कि वो लॉ टेक्निकल का भी काम करता था। इसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल होती है और बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठ करके वो एक तरह से रंगबाजी करता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तनक मिजाजी करना और किसी को भी जवाब देना, इस तरीके की उसकी आदत थी। शहर में अलग अलग हॉस्पिटल में इसकी जान पहचान होती है क्योंकि वो लैब टेक्निकल के जो काम होता है वो करता था। हवाबाजी दिखाना और लोगों को रंगबाजी दिखाना। एक तरफ तो ये कहानी होती है जो चंदन वर्मा की चरित्र की थी।
साल 1990 से शुरू होती है, दिल्ली जाता है, वापस लौट करके इस मटिया यानी कि रायबरेली में आ जाता है। एक कहानी एक थी कि रायबरेली का एक थाना लगता है, थाना गजगज, और इसी का एक गांव लगता है सुदामापुर। वहाँ का रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है और उससे वो मजदूरी कर करके अपने पढ़ाई में वो हिस्सेदारी लेता है, जबकि इसका जो बड़ा भाई होता है वो पढ़ नहीं पाता और आगे वो मजदूर बन जाता है। लेकिन ये भी मजदूरी करता था और ऐसे करते करते साल 2018 आता है। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है सिपाही के पद पर और ये आवेदन करता है। बहुत ही अच्छे नेचर का और बहुत ही सरल स्वभाव का ये व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है, तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक वो उत्तर प्रदेश में नौकरी करता है। लेकिन वो अक्सर कहता था कि मैं शायद पुलिस के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है और जिस तरीके से यहाँ काम होता है वैसा काम मुझे करना आता नहीं है। इसलिए उसने इस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में ही एक बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में इसने एक जगह निकली थी, उसमें इसने आवेदन कर दिया। साल 2020 की ये बात है, 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर। लेकिन बीएसएल ऑफिस में उसको अटैच कर दिया जाता है और अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था, बीएसएल ऑफिस जाता था। लेकिन 29 जनवरी 2021 को कंपोजिट विद्यालय अमेठी का एक गांव लगता है पनहोना, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये अपने गांव को छोड़ करके अलग शहर में रहने लगता है और इसने इस शहर में रह के अलग अलग जगहों की उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है और 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं और उन 2 बेटियों की वो अच्छी एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस सुविधाओं से वो गुजरा था उसकी बेटियां ऐसी असुविधाएं ना देख पाए बल्कि सुविधाएं देखें और अच्छी से अच्छी वो एजुकेशन हासिल कर सके, ऐसी उस शिक्षक की कोशिश थी, इच्छा थी। शिक्षक ने शहर में आकर के किराए पर मकान ले लिया और मकान लेने के बाद इस तरीके से वो आना जाना स्कूल का उसका चलता रहता था। लेकिन एक दिन मकान बदलते बदलते किराए के वो मठिया में रहने लगता है। मठिया में जहाँ चंदन वर्मा रहता था उसी इलाकों में कुछ थोड़ा सा फासला होता है, पड़ोसी लड़का होता है। वो चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है और वो शिक्षक है, शिक्षक घर से चले जाते हैं। इसी बीच में उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया, यानी कि चंदन उस शिक्षक की पत्नी जिसका नाम पूनम भारती होता है उससे नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है और नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उसके बहुत नज़दीक जाने की कोशिश करता है, उससे बातचीत करता है। जब जब शिक्षक अपने काम से बाहर जाया करते थे तब वो उसके घर में चला जाया करता था, ऐसा मीडिया दावा करती है, ऐसा बताती है। अब ये चंदन की नज़दीकियाँ उसे लगातार बढ़ रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप पर चैट करना हो या फिर वीडियो कॉल करना हो, इस तरीके से उसकी कॉलिंग वगैरह होती रहती थी और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। साल 2024 आ जाता है। 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने 2 बिस्सा ज़मीन खरीदी थी ताकि वो अपना घर बना सके। वह अपने पत्नी के नाम से उसने ज़मीन खरीदी थी और इसमें गवाह बनाया गया था चंदन वर्मा को। चंदन वर्मा गवाह बन जाता है यहाँ पर और इसकी नज़दीकियाँ थी। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि सुनील कुमार जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि इनकी पत्नी से इनकी नज़दीकियाँ है। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो हद तब हो जाती है। इस रंगबाज व्यक्ति जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, उस चंदन वर्मा ने इस शिक्षक को भी बहुत डराया धमकाया और कहा कि तुम अपने बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहती बल्कि पूनम भारती की माँ जिनका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वो खुद कहती हैं, वो कहती है कि वह अश्लील पिक्चरें भेजता था, अश्लील बातें करता था और बेटी को धमकाया करता था, साथ ही उसके पति को भी डराया और धमकाया करता था। और यही रीज़न है इस बीच में जो दोनों बेटियां हो जाती है तो इन लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। चंदन के खिलाफ पूनम वर्मा और
चंदन के खिलाफ पूनम भारती और साथ ही उसके जो पति होते हैं सुनील कुमार, ये सीधा पहुंच जाते हैं गदागंज थाने में। वहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस उस प्रार्थना पत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। उसके बाद फिर बदोखर एक थाना लगता है, वहां पर भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले इस प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिरकार 18 अगस्त 2024 को रायबरेली में जब पूनम भारती अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए जा रही थी, तो इसी बीच में चंदन वर्मा उसका रास्ता रोक लेता है और उससे अश्लील बातें करता है, अश्लील हरकतें उसके साथ करने लगता है। फिर इसको गुस्सा आता है। पूनम भारती जब गुस्सा करती है, विरोध करती है, तो वो उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। अब इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने पति को बताती है कि लगातार मेरा पीछा कर रहा है, आखिरकार करे तो क्या करें। तब ये दोनों पति पत्नी जाते हैं रायबरेली के कोतवाली थाने में। वहां जाकर के चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और FIR में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारपीट करना और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं लेती है जितना कि पुलिस को मामला को गंभीरता से लेना चाहिए था। बताया जाता है कि वो जेल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, या तो उसे जमानत वही अंदर से थाने से हो जाती है, या फिर जेल जाता है तो 3 दिन के बाद उसको जमानत हो जाती है। लेकिन इस बात को वो अपने दिल पर इतना लगा देता है कि वो कोशिश करता है कि अब जहाँ भी देखो वहाँ उसका पीछा करने की वो कोशिश करता है। इसी हिसाब से जब उसे शिक्षक सुनील कुमार को लगता है कि यहाँ पर उसके लिए रहना ठीक नहीं है, तो लगभग 3 महीने पहले ही उसने ये इलाका जो मटिया का होता है उसे छोड़ देता है। इसे छोड़ करके चला जाता है और अमेठी में ही एक शिवरतनगंज थाना लगता है, उसी से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बा लगता है अहरोवा भवानी। वहाँ पर एक चौराहे के पास में एक सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना के मकान में वो किराए पर रहने लगता है। और चंदन वर्मा जब से FIR हुई थी तब से वो बहुत बौखलाया रहता है और उसने 12 सितंबर 2024 को अपने WhatsApp के स्टेटस पर लिखा था कि 5 लोग मरेंगे और जल्द दिखाता हूँ, इस तरीके का स्टेटस लिखा था। और यहाँ तक एक खतरा भी महसूस करती थी पूनम और उसका पति भी। लेकिन जो चंदन वर्मा होता है वो इसी तरीके के फिराक में था कि कब उसको मौका मिलेगा। और 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6:50 के आसपास का ये वाक़या है। अमेठी जिले का एक थाना लगता है शिवरतनगंज और वहाँ का इलाका है अहरोवा भवानी चौराहा। वहाँ पर एक मकान होता है जिसका नाम सत्यव्रत अवस्थी होता है, जिस मकान में किराए पर रहते हैं सुनील कुमार। मकान का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। एक तरफ वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, इसी बीच में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर मेला लगा हुआ था। वहाँ पर मेले पर आने जाने वाले लोग आरती शुरू हो जाती है, तो जहाँ म्यूजिक बज रहा था उसका भी एक तरीके का शोर था। साथ ही जो चौराहा है वहाँ पर लोगों का आना जाना था, बाजार था, उसका शोर शराबा था। इसी शोर शराबे का फ़ायदा उठा करके वो दरवाज़ा खुलवाता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है सामने शिक्षक सुनील कुमार खड़े होते हैं, साथ ही उनकी पत्नी है, साथ ही उनकी एक बेटी है और जो बड़ी बेटी है, चारों एक ही साथ में आंगन में खड़े थे। इसी बीच में चंदन अपनी पिस्टल निकालता है और उसके पास बताया जाता है कि 2 मैगजीन थे और दोनों ही मैगजीन उसकी एकदम फुल थी, लोड थी। और वो देखते ही देखते बिना देखे, यानी कि वो गोलियां चला रहा था अंधाधुंध। सामने शिक्षक को वो 3 गोली मारता है, उनके पत्नी जो होती है पूनम भारती, इनको वो 2 गोलियां मारता है। एक बेटी जो छोटी थी उसको भी 1 गोली मार देता है। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। छोटी बेटी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, उस सीढ़ी की तरफ भागने की जब कोशिश करती है तो उसको भी गोली मार देता है और गोली मारकर इनको मौत की घाट उतार देता है। इधर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ लोग समझ रहे थे कि जहाँ आरती चल रही है शायद वहीं से आतिशबाजी हो जा रही है, लेकिन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उधर से कोई ऐसी चमक नहीं थी। तब लोगों को लगता है कि शायद ये जहाँ मास्टर जी रहते हैं
जाने कि सुनील कुमार जहां पर रहते हैं उस घर की तरफ से आवाजें आ रही हैं बंदूक की। लोग जब दौड़ के पहुंचते हैं तो इसी बीच में इसी व्यक्ति ने, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई थी। एक राउंड गोली उसने खुद पर भी चलाई, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है और वो गोली वो मिस हो जाती है। अगली गोली चलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दीवार फांदता है और वो वहां से भाग जाता है। ये बुलेट मोटरसाइकिल से आया था, वही बुलेट मोटरसाइकिल जिससे वो रंगबाजी करता था। उसने अपने ही एक रिश्तेदार या दोस्त बताया जाता है उनके यहाँ पर खड़ी करी थी। खड़ी करने के बाद उसे वापस लेता है और भाग जाता है। और पिस्टल जो उसके हाथ में होती है वो अमेठी से सीधा प्रयागराज की ओर दौड़ता है और प्रयाग से सीधा वो बस पकड़ता है नोएडा के लिए। अब पुलिस इस मामले को इसलिए गंभीरता से लेती है क्योंकि ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। टेलीविजन हो या अखबार हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो या फिर सांसद चंद्रशेखर आजाद हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले में आवाज उठा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हम इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और एसडीएफ नोएडा की जो टीम होती है वो लग जाती है अपने काम पर। और इसी बीच में ये व्यक्ति अभी यमुना एक्सप्रेस में जो जेवर होता है उसके टोल तक वो पहुंचा ही था कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ पर है जिससे तुम आए थे, साथ ही वो पिस्टल कहाँ है जिससे तुमने गोलियां चलाई थी, वो मैगजीन कहाँ है जो तुमने पिस्टल में इस्तेमाल की थी। पुलिस इसे लेकर के जाती है और मोहनगंज थाना क्षेत्र में उस जगह पर जहां इसने बताया था कि मैं वहां गया था। तो पुलिस वाले जब इसको लेकर के जा रहे थे तो दरोगा मदन वर्मा होते हैं। मदन वर्मा की ये पिस्टल धोखे से निकाल लेता है और निकालने के बाद पुलिस पर ये फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग जब की तो इसकी टांग में गोली लग जाती है, घुटने के नीचे गोली लगती है और ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। उससे पूछा जाता है तो कहानी पुलिस के सामने जो बताता है वो कहता है कि लगभग 1.5 साल पहले वो इस महिला के यानी कि पूनम भारती के संपर्क में आया था। उससे बहुत गहरे रिश्ते हो जाते हैं और वो अचानक से दूर हो जाती है और जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से का बदला लेने के लिए ही उसने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जब मीडिया ने इसे पूछा कि तुमने क्यों मारा, क्या बात है, तो कहता है कि मुझे पछतावा है, मैंने जो किया है वो गलत किया है। वो इस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिला करके रख दिया है। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो व्यक्ति एक महिला से प्यार करता था वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसके दोनों बच्चों को भी मार देगा, साथ ही उसके पति को भी मार देगा और उस महिला को भी मार देगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस हर एक एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें कितने लोग शामिल हैं ये भी पता करने की कोशिश कर रही है, कहां से इसने पिस्टल खरीदी। और हालांकि अभी पुलिस की जानकारी में यही आया है कि एक ही पिस्टल से 10 से 10 गोलियां चलाई गई थी। अभी इस मामले में और कितने पर्दे खुलने बाकी है, पुलिस के चार्जशीट से ये खुलासा हो सकेगा। लेकिन जब मामला राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार के लोगों से संपर्क किया। परिवार में जो इसके पिता होते हैं सुनील कुमार के, क्योंकि सुनील कुमार तो अब इस दुनिया में है नहीं, उनके पिता राम गोपाल, उनकी माँ राजवती, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। और बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से 5 बीघा जमीन, साथ ही नौकरी और घर देने का एक आश्वासन दिया गया है। पुलिस की जो इस बीच में कार्रवाई हुई है, परिवार उससे संतुष्ट हो जाता है। और जब मीडिया के सामने परिवार वाले बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पुलिस और प्रशासन और शासन की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, लेकिन जो हुआ है वो वाकई में बहुत भयानक हुआ है। इस लम्हों को, इन बातों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब गांव में इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो शायद कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कोई चूल्हा जला होगा,
या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति की आंखों में आंसू न आए हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये थी आज की सच्ची घटना। तो मिलते हैं अगले सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।